भौतिक शास्त्र के अध्याय 10 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 4 का अध्ययन करना है। प्रश्न है, न्यूनतम या अल्पतम विचलन कोण किसे कहते हैं? इसके प्रमुख तथ्य लिखिए। न्यूनतम या अल्पतम विचलन कोण की परिभाषा बताना है और कौन कौन से तथ्य अल्पतम विचलन की स्थिति में सामने आते हैं उनका अध्ययन यहाँ पर करना है। सबसे पहले देखते हैं न्यूनतम या अल्पतम विचलन कोण। प्रयोग में ऐसा देखा गया है कि विचलन कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर करता है। जो विचलन कोण है, विचलन कोण को डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है। इसके पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। विचलन कोण को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं और आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। इसके पहले चित्र बनाए हैं हम लोगों ने दो, है ना। एक चित्र जब प्रिज्म के अपवर्तनांक का फॉर्मूला निकाला था उस समय बनाया था, और दूसरा चित्र किसी प्रिज्म से होने वाले विचलन का सूत्र जब निकाला था तो उस समय बनाया था। दोनों में विचलन कोण बना था। तो विचलन कोण का मान आपतन कोण के मान पर निर्भर करता है, मतलब डेल्टा का मान आई पर निर्भर करता है। जैसे जैसे आपतन कोण के मान को बढ़ाया जाता है, विचलन कोण का मान क्या होने लगता है? कम होने लगता है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो विचलन कोण का मान कम होने लगेगा। एक स्थिति ऐसी आती है कि विचलन कोण का मान क्या हो जाता है? न्यूनतम हो जाता है। एक स्थिति ऐसी आएगी कि विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है। फिर उसके बाद यदि आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान कम नहीं होता, बल्कि कम होने की बजाय क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। तो विचलन कोण के उस न्यूनतम मान को ही न्यूनतम विचलन या अल्पतम विचलन कोण कहा जाता है। जिस स्थान से वो घटने की बजाय बढ़ना प्रारंभ होता है, उस न्यूनतम मान को ही न्यूनतम विचलन या अल्पतम विचलन कोण कहा जाता है, और डेल्टा से इसे प्रदर्शित किया जाता है। डेल्टा एम से इसे प्रदर्शित किया जाता है। डेल्टा से विचलन कोण को प्रदर्शित करते हैं, और डेल्टा के सफिक्स में जो एम लिख रहे हैं, ये एम किस लिए लिखा है? मिनिमम के लिए, न्यूनतम के लिए। तो अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण को डेल्टा एम से प्रदर्शित किया जाता है। और जब न्यूनतम विचलन कोण बनता है तो उस स्थिति में प्रिज्म को न्यूनतम विचलन की स्थिति में माना जाता है। समझ में आ गया क्या होता है? पहले आपतन कोण के मान को जब बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान कम होता है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे विचलन कोण का मान कम होता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर विचलन कोण का मान कम होने की बजाय बढ़ने लगता है। तो जिस मान से वो कम होने की बजाय बढ़ना चालू हुआ है, उस न्यूनतम मान को ही अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण कहा जाता है। अब न्यूनतम विचलन की स्थिति में निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं। पहला जो तथ्य सामने आता है वो है आपतन कोण का मान निर्गत कोण के बराबर होता है। कल हमने जब किसी पतले प्रिज्म के लिए विचलन का सूत्र निकालने के लिए जब हम बता रहे थे कल, तो उस समय हमने बताया था कि आपतन कोण का मान निर्गत कोण के बराबर होता है। तो वो कब होता है? जब न्यूनतम विचलन की स्थिति लेते हैं। न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण का मान निर्गत कोण के बराबर होता है। दूसरा इसमें जो तथ्य सामने आता है वो है आपतित किरणें और निर्गत किरणें अपवर्तक पृष्ठों के समान कोण पर झुकी होती हैं। आपतित किरणें और निर्गत किरणें क्या होती हैं? अपवर्तक पृष्ठों के समान कोण पर झुकी रहती हैं। मतलब जितने कोण से
आपतित किरण निकलती है उतने ही कोण से निर्गत किरण भी गुजरती है। आपतित किरण जितने कोण से आपतित होगी प्रिज्म पर, निर्गत किरण उतने ही कोण से प्रिज्म से निर्गत होगी। तीसरा जो यहाँ पर बिंदु है वो है कि यदि प्रिज्म के आधार के दोनों कोण बराबर हों तो अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है। यदि प्रिज्म के आधार के दोनों कोण बराबर हैं, जैसे ये प्रिज्म है नीचे, त्रिभुज जैसी आकृति बनाते हैं ना प्रिज्म के लिए, तो प्रिज्म के आधार के कोण कौन कौन से हैं? ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों प्रिज्म के आधार के कोण हैं। तो आधार के कोण यदि समान हैं तो प्रकाश की किरण मान लेते हैं ऐसे आपतित हुई, और अपवर्तित कैसे होगी? तो इसमें बताया जा रहा है कि जो अपवर्तित किरण है वो प्रिज्म के आधार के समांतर ये ऐसे हो जाती है, ये इस प्रकार से, ये जहाँ तीर का निशान मैंने लगाया है ये अपवर्तित किरण है। तो अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार, ये आधार है, आधार के समांतर हो जाती है। लेकिन कब हो जाती है ये? जब आधार के दोनों कोण, नीचे के दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हों। तो ये तीन तथ्य यहाँ पर सामने आते हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति में। अगला जो प्रश्न हम लोगों को पढ़ना है, प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न है, प्रकाश के परिक्षेपण या प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को परिभाषित कीजिए। प्रकाश के परिक्षेपण या प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को क्या करना है? परिभाषित करना है, उसके बारे में बताना है। और साथ में ये भी बताना है कि ये किस कारण से होता है। प्रकाश का जो परिक्षेपण है या प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है, ये किस कारण से ये घटना घटती है, इसके बारे में भी इस प्रश्न में बताना है। सबसे पहले देखते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यहाँ पर आपको हेडिंग लिख लेना है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यहाँ पर हेडिंग आपको लिखना है। ठीक है, अब है क्या देखो, तो प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विघटित होने की घटना को ही वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहा जाता है। कोई श्वेत प्रकाश वैसे सूर्य का जो प्रकाश है उसे श्वेत प्रकाश माना गया है। तो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वो अपने अवयवी रंगों में विघटित हो जाता है। अवयवी रंग का मतलब जिन रंगों से मिलकर वो बना है उन रंगों में वो विघटित हो जाता है। तो इस प्रकार की घटना को ही वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहा जाता है। और पर्दे पर प्राप्त रंगों की जो पट्टियां हैं उन पट्टियों को वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं, है ना। पर्दे पर जो रंगों की पट्टियां प्राप्त होंगी अवयवी रंगों में, जब वो बढ़ जाएगा और पर्दा वहाँ पर रख दें तो पर्दे पर वो दिखाई देंगी, वो जो अवयवी रंग हैं वो पर्दे पर दिखाई देंगे। तो पर्दे पर रंगों की वो जो पट्टियाँ दिखाई देती हैं उन रंगों की पट्टियों को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्लियर हो गया? क्या है, जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरता है तो वो अपने अवयवी रंगों में विघटित हो जाता है। अवयवी रंगों में टूटने या विघटित होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और वहाँ पर जो पर्दे पर रंग दिखाई देते हैं या जो रंगों की पट्टियाँ वहाँ पर दिखाई देती हैं उन रंगों की पट्टियों को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ये यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। देखो चित्र में इस प्रकार से ये एक प्रिज्म बना हुआ है, ये प्रिज्म है और इस प्रिज्म पर एक श्वेत प्रकाश की किरण इस तरफ से आपतित हुई और श्वेत प्रकाश की किरण जब इसमें आपतित हुई, जैसे ही ये प्रिज्म से गुजरी तो इस प्रकार से ये 7 रंगों में बट गई। देखो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग पाए जाते हैं। बैजानी पीनाला सुना होगा, बैजानी पीनाला से सूर्य के प्रकाश में पाए जाने वाले 7 रंगों के नामों को बताया जा सकता है। तो इस प्रकार से जैसे ही ये श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वो जिन रंगों से मिलकर बना है उन रंगों में विभक्त हो जाता है।
यहाँ पर देख सकते हैं ये एक पर्दा रखा गया है, ये जो है ये सीधी रेखा जो जैसी जो खिंची है ये पर्दा है। तो पर्दे पर ये इस प्रकार से अलग अलग रंग दिखाई देंगे। सबसे नीचे दिख रहा होगा लिखा हुआ, सबसे नीचे V लिखा है और सबसे ऊपर R लिखा है। V फॉर वायलेट है और R फॉर रेड है। सबसे नीचे वायलेट है यानी बैगनी है और सबसे ऊपर क्या है, रेड मतलब लाल है। बाकी सभी रंग इनके बीच में हैं। इंग्लिश में विबग्योर कहा जाता है, VIBGYOR। ये सातों रंग इन्हीं से बनते हैं, विबग्योर से। हिंदी में बैजानी पीनाला कहते हैं। तो सबसे नीचे बैगनी रंग और सबसे ऊपर लाल रंग इसमें पर्दे पर दिखाई देता है। इसमें जो विबग्योर है, विबग्योर में V से वायलेट है, I से इंडिगो है, B से ब्लू है, G से ग्रीन है, Y से येलो है, O से ऑरेंज है और R से रेड कलर इसमें होता है। अब ये सूर्य का जो प्रकाश है या जो श्वेत प्रकाश है ये रंगों में क्यों विभक्त हो जाता है, ये यहाँ पर बताना है। तो इसका जो कारण है वो है वर्ण विक्षेपण का जो कारण है वो क्या है, कारण है भिन्न भिन्न रंगों के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग रंगों के लिए प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक अलग अलग होता है वही वर्ण विक्षेपण का मुख्य कारण है। जैसा कि हम जानते हैं कि बैगनी रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक और लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। तो अब यहाँ पर नीचे एक सूत्र लिखा है, डेल्टा बराबर μ-1 इंटू A। अब इसमें म्यू क्या है, अपवर्तनांक है। तो म्यू और डेल्टा दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं। डेल्टा और जो म्यू हैं दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं। इसका मतलब जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसका विचलन भी क्या होगा, अधिक होगा इस सूत्र के अनुसार। तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, इसलिए बैगनी रंग का विचलन भी सबसे अधिक होगा। इसीलिए बैगनी रंग सबसे नीचे पाया जाता है और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम है। तो इस सूत्र के अनुसार लाल रंग का जो विचलन है वो सबसे कम होगा, इसीलिए लाल रंग सबसे ऊपर है, कम विचलित हो रहा है, माने अपने मार्ग से सबसे ऊपर की ओर है वो, है ना। तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होने के कारण इस सूत्र के अनुसार उसका विचलन अधिक हो रहा है, इसलिए बैगनी रंग की किरण सबसे ज़्यादा विचलित होकर सबसे नीचे आ जाती है और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम है, इसलिए इस सूत्र के अनुसार वो कम विचलित होती है और सबसे ऊपर पाई जाती है। बाकी सभी रंगों का जो अपवर्तनांक है वो इन दोनों रंगों के बीच में होता है, इसीलिए बाकी रंग इन दोनों रंगों के बीच में दिखाई देते हैं। अभी मैंने आपको जो बातें बताई हैं वही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। देखो, बैगनी रंग का विचलन सर्वाधिक और लाल रंग का विचलन सबसे कम है। अन्य रंगों का जो विचलन है इन दोनों के बीच में है। इन्हीं विभिन्नताओं के कारण श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजरता है तो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। बैगनी रंग का विचलन अधिक होने के कारण वो सबसे नीचे की ओर मतलब प्रिज्म के आधार की ओर होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होने के कारण वो सबसे ऊपर रहता है। तो जो बातें मैंने आपको बताई हैं वही यहाँ पर भाषा में लिखी हैं।